गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का, और उस चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। चैप्टर का क्या नाम है? ठोस। अपन ने ठोसों के गुणों के बारे में बात कर ली थी। कितने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में चर्चा कर ली थी। उनके बीच में अंतर भी कर लिया था, कौन सा क्रिस्टलीय ठोस होगा और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस होगा। अपन ने ये भी देख लिया कि बंधन बलों के आधार पर ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, उसकी चर्चा अपन ने कर ली थी। पहला अपन ने सहसंयोजक ठोस देखा था, आयनिक ठोस देखा था, धात्विक ठोस देखा था, और इस प्रकार के ठोसों की अपन ने चर्चा कर ली थी। इनमें कौन से बॉन्ड पाया जाता है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट आना है, उसकी सिर्फ बॉन्डों को याद रखना कि धात्विक ठोसों में कौन सा बंध पाया जाता है या धात्विक ठोसों के उदाहरण। तो अपने उतना ही ध्यान रखना है कि धात्विक ठोस होते क्या हैं, इनके अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। सिर्फ धात्विक ठोस स्वचालक है या कुचालक है, तो इनकी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, गुण याद रखना है। इसके बाद आपको क्या रखना है, उसके ऑब्जेक्ट में पूछने के लिए कैसे कोई ऑब्जेक्ट रह देगा। जैसे कि अपन ने NaCl पढ़ा था। NaCl जो है कौन सा ठोस है? पहला ऑप्शन दे देगा अपने लिए आयनिक ठोस, दूसरा दे देगा सहसंयोजक ठोस, धात्विक ठोस। इस प्रकार से आपको एग्जाम में मिलेगा। तो NaCl अब क्या है? Na+ पॉजिटिव, Na पे क्या है? पॉजिटिव, और क्लोरीन पे क्या है? नेगेटिव। इनमें कौन सा बॉन्ड होगा? जब आयनिक बॉन्ड होगा, या तो आयनिक बॉन्डों के आधार पे NaCl का वर्णन पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है कि NaCl कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो आप इनमें सिर्फ एग्जांपल जो बताए गए थे वही एग्जांपलों को रख लें, वही एग्जांपल बार बार रिपीट होते रहते हैं। अब बात करते हैं अपन कुछ क्रिस्टल जालक की। क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, या क्रिस्टल जालकों के आधार पर उनके क्या पैरामीटर्स हैं, यूनिट सेल किसे कहते हैं। कभी कभार यहाँ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है, यूनिट सेलों में से आता है, लेकिन क्रिस्टल जालकों को समझने से पहले, यूनिट सेल को समझने से पहले अपने क्रिस्टल जालक समझना पड़ेगा। देखें, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है और इसका नाम दिया है पूरे का क्रिस्टल जालक। अब एक कैसी क्रिस्टल जालक है, देखें, क्रिस्टल जालक का मतलब होता है क्रिस्टल बिंदु परमाणु, अणु अथवा आयन की निश्चित एवं त्रिविमीय संरचना। ये आपको दिख रही है एक प्रकार की कैसी संरचना है? त्रिविमीय संरचना हो, जिसमें त्रिविमीय संरचना को क्या बोलते हैं अपन? निश्चित अरेंजमेंट हो। अपन ने जैसा कि पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनकी जो अभिलाक्षणिक गुण होता है, क्रमिक मतलब नियमित क्रम में जुड़े रहते हैं, लॉन्ग अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलीय ठोसों में। अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा लॉन्ग अरेंजमेंट नहीं होता। तो क्रिस्टलीय ठोसों में ये मैंने क्रिस्टल जालक से समझने से मतलब है कि यदि कोई, देखें, क्रिस्टल बिंदुओं का मतलब है अणु, परमाणु अथवा आयन के निश्चित एवं नियमित में त्रिविमीय संरचना में जमे हो, त्रिविमीय व्यवस्था में जमे हो, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टल जालक। जैसा कि आपको इस एग्जाम से दिख रहा होगा, इस डायग्राम से दिख रहा होगा, इसमें आपको क्या दिख रहा है? देखें, इसमें क्या है, जो पॉइंट है अपने, या तो अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, या फिर आयन हो सकते हैं, इनके बीचों में कैसा अरेंजमेंट है? त्रिविमीय अरेंजमेंट है या त्रिविमीय व्यवस्था है, उसे अपन बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, इस समझाने की दृष्टि से क्रिस्टल जालक कैसे कैसे कहते हैं, तो आप अपनी भाषा में जरा इधर देखें। ये क्या है? चौक का डिब्बा है। ये एक चौक है, एक चौक का डिब्बा है, और ये दूसरे चौक का डिब्बा है। अब मैं इसको, इसके शेप का नहीं है, ये अपन इसके ऊपर रख देते हैं। सपोज समझो एक यहाँ जोड़ दिया इसके लिए, फिर एक इसको यहाँ जोड़ दिया, फिर एक इसके ऊपर जोड़ दिया, एक इसके नीचे जोड़ दिया, मतलब त्रिविमीय संरचना बना ली अपन ने। तो उस त्रिविमीय संरचना को अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। अब ये त्रिविमीय संरचना जो आपको दिख रही है, ये किसी चीज से मिलकर बनी है। जैसे कि अपन ने इस चौक का डिब्बा लिया, चौक के डिब्बे को ऊपर रखते चले गए, तो क्या बनाया अपन ने? एक जालनुमा संरचना दिखी अपन ने त्रिविमीय स्ट्रक्चर में, उसे अपन ने नाम दिया क्रिस्टल जालक। यहां तक क्लियर है? अब क्रिस्टल जालक भी तो किसी से मिलके बना, जैसे कि अपन ने चौक का डिब्बा लिया। तो चौक का डिब्बा क्या है? देखें, यदि अपन इसकी बात करें, चौक का डिब्बा यहाँ क्या होगा? इतनी की बात करें कि यहां से जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार का ही सिस्टम है। देखो, यहां से अपन इसको, तो एक चीज है, एक इसको यहां से अपन
बंद करें इसको तो एक जे दिख रही है हमें, एक जे मतलब कहने का क्या, कुछ चीजों से मिलकर क्रिस्टल जालक बना है। अब उन चीजों को क्या बोलते हैं, यदि अपन उनको कहें कि ये क्या एक छोटी एकक सेल है या एकक सेलों से मिलकर क्या बना होता है क्रिस्टल जालक, तो इसे अपन क्या कहेंगे, एकल कोशिका या फिर यूनिट सेल। कहने का मतलब जो क्रिस्टल जालक होगा आपका वो किससे मिलके बना होगा, छोटी छोटी एकल कोशिका या एकल यूनिट सेल्सों से मिलके बना हुआ, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, इसी से मिलके बना है। अब यदि अपन बात अपने दैनिक जीवन में बात करें, अब मैं आपसे बात करूं कि कोई दीवार है इस टाइप की, ये दीवार किससे मिलके बनी है, तो आपका जवाब होगा कि दीवार किससे मिलके बनी है, ये क्या है, एक दीवार है। अब मैं इसे कहूंगी क्या है, एक प्रकार की है क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल दीवार का मतलब से मेरा क्या है, क्रिस्टल जालक। अब इस दीवार को आपको क्या दिख रहा है इसके बीच में, एक ये क्या है, ईंट है, ये किससे मिलकर बनी है, ईंटों से। तो ईंटों से तात्पर्य मेरा है ये किससे मिलकर बनी है, यूनिट सेलों से। मतलब यूनिट सेल, जब यूनिट सेलों का एक अरेंजमेंट, निश्चित अरेंजमेंट कर दिया जाए, किसी एक छोटी इकाई को एक निश्चित क्रम में जमा दिया जाए, इससे क्या बन जाता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया जी। इसकी एक स्ट्रक्चर की बात करूं ईंट की, तो इसी प्रकार से रहेगी। तो ये क्या हो जाएगी, यूनिट सेल या एकक कोशिका, ठीक है। अब एकक कोशिका, ईंट से मतलब मेरा एकक कोशिका का मतलब एकक कोशिका है, और दीवार से मतलब है मेरा क्रिस्टल जालक। अब आपको क्रिस्टल जालक के बारे में समझ में आ गया होगा। क्रिस्टल जालक ऐसी संरचना है जो विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, त्रिविम संरचना होती है, उसे अपन क्रिस्टल जालक कहते हैं। यहां तक क्रिस्टल जालक में कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक आपको समझ में आ गया क्रिस्टल जालक क्या होती है। अब यदि अपन यूनिट सेल की बात करें या एकक कोशिका की डेफिनेशन बनाए, तो एकक कोशिका की डेफिनेशन क्या होगी, क्रिस्टल जालक की भय सूक्ष्मतम इकाई है। क्या एक भय सूक्ष्मतम इकाई है जो एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर एक क्रिस्टल जालक का क्या करती है, निर्माण करती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। या बार बार पुनरावृत्ति होकर, बार बार ही पुनरावृत्ति, एक ये यूनिट सेल आ गई, एक सेल आ गई, एक यूनिट सेल जी आ गई, एक यूनिट सेल जाएगी, बार बार पुनरावृत्ति होकर क्या बनाती है, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करती है। और इसे बार बार जो रिपीट होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे कि एक ईंट यहाँ, एक ईंट है, मतलब बार बार ईंटों से क्या मतलब कि मिलकर क्या बनी है, दीवार बनी है, तो बार बार रिपीट हो रही है, उस ईंट को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ये ईंट से तात्पर्य मेरा यूनिट सेल, और इस दीवार का तात्पर्य है मेरा क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक, अब देखें यदि अपन एक ईंट की बात करें, अब इसको कुछ पैरामीटर्स होंगे इस यूनिट सेलों के लिए। यहां तक आपको समझ में आ गया। और आगे की कहानी जमा लेना है, यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, यहाँ से जरूर पैरामीटर में से पूछा जाता है। अब यदि अपन बात करें यूनिट सेल की पैरामीटर, देखें कुछ ईंट इसी प्रकार की दिखाई होगी जहां क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। यदि मैं आपसे कहूंगी इसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, या इसे अपन बार बार पुनरावृत्ति करके किस प्रकार से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर सकते हैं, तो इस किसके ऊपर निर्भर करेगा, लंबाई चौड़ाई इसी के ऊपर करेगा। यदि इससे अपना क्या बना है, पूरा क्रिस्टल जालक बना है, तो इस किसकी जैसी ऐसी जैसा एक दूसरा होना चाहिए, तीसरा, इस मतलब पुनरावृत्ति, बार बार पुनरावृत्ति पर क्रिस्टल जालक का निर्माण हुआ है। तो इसकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, इसकी चौड़ाई के ऊपर निर्भर करता है, इसकी मतलब इसकी साइज के ऊपर, कहने का मतलब इसके आकार के ऊपर निर्भर करता है कि यूनिट सेल किस आकार की है, उस आकार के अनुसार क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। क्योंकि आकार के अनुसार ही तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा, किस आकृति की यूनिट सेल है। अब उसके मापने के लिए हमें कुछ पैरामीटर्सों की आवश्यकता होगी। यदि अपन इस यूनिट सेल की बात करें, इसमें क्या पैरामीटर होंगे, देखें इसमें अपन कहते हैं जी एक्स अक्ष हो जाएगा, जी वाई हो जाएगा, और जी अपना जेड हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या है? इसे नापने के लिए एकल कोशिका के क्या देख रहे हैं अपन, पैरामीटर देख रहे हैं। अब एकल कोशिका के पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, जे यहां देखें, इस वाले अक्ष की लंबाई,
इस वाले अक्ष की लंबाई और इस वाले अक्ष की लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी कि एकल कोशिका किस आकार की है। अब इसको वाले को अपन ने नाम दे दिया एस अक्ष और इसको दे दिया वाई और इसको दे दिया अपन ने जेड अक्ष। मतलब इन्हीं लंबाइयों के आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, यूनिट सेल की पैरामीटर्सों को निकाल सकते हैं कि यूनिट सेल किस आकार या आकृति की होगी। यहां तक कोई समस्या? यदि अपन कहें, देखें इस एस एक्स वाई और जेड, ये क्या होगा, उसके एक्सिस की लंबाई हो गई, या अपन इसे कहें अक्षीय लंबाइयां। इनका अपन क्या पहला पैरामीटर क्या निकाल सकते हैं, इनके अक्षीय लंबाइयां। अक्ष मतलब एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। यदि मैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच की बात करूं तो यहां मैं क्या मान लेता हूं, एक्स अक्ष की लंबाई ए है, ठीक है, एक्स और वाई अक्ष की लंबाई मैंने ए कर दिया। यहाँ हल्का सा आपको मानना पड़ेगा, एक्स और वाई अक्ष की लंबाई कैसे डोनेट कर लो आप, ए से। एक्स और आप वाई अक्ष की लंबाई क्या हुआ, एक्स और वाई के बीच में, या एक्स अक्ष की लंबाई जे वाली की बात करें, इनकी जिन दोनों की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई कितनी होगी उसको अपन ने मान लिया ए, सॉरी यहाँ से ए, एक्स अक्ष की लंबाई क्या मान ली ए। अब वाई अक्ष की क्या मान ले अपन, बी मान लेते हैं। वाई की क्या कर लेते हैं, ठीक है, वाई एक्स की लंबाई क्या हो जाएगी, बी। वाई को अपन बी मान लेते हैं और जेड को क्या मान लेते हैं, सी। यहां तक कोई समस्या? अपने मन से मानना है इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होगी। लंबाई अक्षीय लंबाई कहलाएंगे, इसकी अक्ष की लंबाई कहलाएगी, इसकी अक्ष की लंबाई कहलाएगी और ये इसकी अक्ष की लंबाई कहलाएगी। अपन ने इसको किससे डोनेट कर दिया, ए को अपन ने जेड से, सॉरी ए को अपन ने एक्स से कर दिया, बी को वाई से कर दिया और सी को अपन ने किससे कर दिया, जेड से डोनेट कर दिया। यहां तक अपने को कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। ये क्या हो गई, अक्षीय लंबाइयां। तो अक्षीय लंबाइयां की पैरामीटर्स कितने निकल के आए अपने सामने, 3। अक्षीय लंबाई के पैरामीटर कितने हैं, 3। अब आती है अपन बात करें अक्षीय चौड़ाइयां, इस वजह अक्षीय कोण, इनके बीच में कुछ कोण भी बन रहा होगा। जी तो हो गई अपनी अक्षीय लंबाइयां। अब करते हैं अपन इनके अक्षीय कोण कितने कितने डिग्री के होंगे। दो ही आधार पे बांट सकते हैं, तो लंबाई के कुछ कोणों के आधार पे भी अपन इस एकल कोशिका के पैरामीटर्स को देख सकते हैं। अक्षीय कोणों की स्थिति अपन किस प्रकार से देख सकते हैं, अक्षीय कोण। अक्षीय कोण के अपन एक यूनिट सेल बनाते हैं इस टाइप से, इसी के अक्षीय कोण भी होंगे, इनके बीच में कुछ कोण होगा, इसके बीच में कुछ होगा और इनके बीच में भी कुछ कोण होगा। वही अपन कोणों की बात कर रहे हैं। ये अपन ने कौन सा माना था, बाय, ये एस अक्ष माना है और ये है अपना जेड। यहां अपन ने क्या माना है, ए, और इसको बी और इसको माना है सी, ठीक है। यदि मैं आपसे अक्षीय कोण की बात करूं तो ए बराबर आपको अल्फा डॉट कर लो, बी बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल बी बराबर बीटा और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना गामा, ठीक है। ए को आपने क्या मान लिया, अल्फा कोण है, बी बीटा कोण है और सी क्या है, गामा कोण है। यहां तक क्लियर है। अब ये देखें ए और बी के बीच में, मतलब अपन बात किसकी करते हैं, एस और वाई अक्ष के बीच में निकालते हैं, ठीक है। देखिए आप ए और बी के बीच में, मतलब कहने का कौन सा निकल रहा है अपना, ये एस अक्ष हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। अब अल्फा ए मतलब ए की जगह क्या रखना है अपने लिए, अल्फा, बी बराबर क्या रख दिया अपन ने, बीटा, और सी बराबर रख दिया अपन ने गामा। यहां तक कोई समस्या है। अब यदि ए और बी के मध्य का कोण निकालें, देखें ए जे वाला और जे वाला, इसके मध्य में कोण क्या है, ए और बी के मध्य में कौन सा कोण, देखो ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य कोण क्या होगा, देखो ए और बी के मध्य में क्या क्या नहीं दिख रहा हमें, सी नहीं दिख रहा। ए और बी के बीच में क्या हो जाएगा अपना, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में कौन सा मिसिंग है, सी है, तो सी को अपन ने किससे किया है, गामा से। तो ए और बी के बीच में कौन सा कोण हो जाएगा, गामा। यहां तक क्लियर है। अब निकाल लेते हैं ए और बी का बीच का कोण हो गया। अब बी और सी के बीच के निकाल लेते हैं, किसके, बी और सी के बीच।
देखो बी और सी के बीच, मतलब बी और सी के बीच में क्या मिसिंग है, ए। बी और सी के बीच में ए मिसिंग है, मतलब ए नहीं है बी और सी के बीच में, तो ए को अपन कौन कौन सा बनेगा, ए वाला, ए को अपन ने किससे डिनोट किया है, गामा से, सॉरी अल्फा से। तो ए और बी के बीच में, ए और बी और सी के बीच में कौन सा हो जाएगा, अपना अल्फा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या हो जाएगा, अब तीसरा क्या बचा, बी और सी की बात हो गई, अब क्या है, ए और सी के बीच में देख लेते हैं, ए और सी के बीच में, ए और सी के मध्य कोण कितना होगा, ए और सी, ए और सी के बीच में क्या मिसिंग है, बी मिसिंग है। बी को अपन ने किससे प्रेजेंट किया है, बीटा से, तो बी इसका कोण क्या हो जाएगा, बीटा। यहां तक क्लियर है। अब बात क्या निकल के आती है कि अक्षीय कोण की पैरामीटर भी कितने हो गए, 3। ऑब्जेक्ट जो बनेगा और एकल कोशिका के अक्षीय लंबाइयां भी कितनी हो गई, 3। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो यूनिट सेल के पैरामीटर्स, टोटल कितने पैरामीटर्स हो जाएंगे अपने, जो पैरामीटरों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी अपनी, 6। संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 6। यहां तक क्लियर है। देखो 3 अक्षीय कोण के पैरामीटर्स हो सकते हैं, 3 अक्षीय कोणों के आधार पर अपन उसको देख सकते हैं, और 3 उसकी अक्षीय लंबाई के आधार पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के पैरामीटर कितने आए अपने, तो पैरामीटर अपने पास कितने आ गए, 6 पैरामीटर आ गए। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर समस्या है। यहां हो जाएगा अपना अल्फा, बीटा और जो हो जाएगा अपना गामा। ठीक है, अब इन अल्फा, बीटा, गामा और ए बी सी को मैं आगे पीछे कर एक यूनिट सेल का निर्माण कर सकता हूं। अब वो यूनिट सेलों को अपन देखते हैं कितने प्रकार से अपन अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू को आगे पीछे करके और ए बी सी की वैल्यू को आगे पीछे करके अपन कितने प्रकार से यूनिट सेलों को बना सकते हैं। उन्हें अपन अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोणों के आधार पर अरेंजमेंट करके इतने प्रकार से क्या बना सकते हैं, यूनिट सेल का निर्माण कर सकते हैं। अब इनको क्या अपन को याद करना पड़ेगी, नहीं, अपन को सिर्फ ऑब्जेक्ट की दृष्टि से क्या करना है कि ऑब्जेक्ट रखना है। टेबल देखें, ए बराबर बी बराबर सी, मतलब ए और बी की सी की वैल्यू बराबर है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री होंगे, तो वो कौन सी कहलाएगी अपनी घनीय यूनिट सेल। इसका एग्जांपल अपन को याद रखना है, वो कौन सी है, NaCl। अब बात करते हैं दो समलंब अक्ष, इसका क्या हुआ, a बराबर b नॉट इक्वल टू सी, अल्फा, बीटा, गामा कितने 90 डिग्री होंगे, इसको अपन को रखना है, इसका एग्जांपल SnO2। इनके अपन को क्या रखना है, सिर्फ और सिर्फ कितने रखना है, ये वाले एग्जांपल आपको रखना है। वही यूनिट सेलों के आधार पर अपन ए और बी और सी की वैल्यू, अक्षीय लंबाइयां और अक्षीय कोणों की लंबाइयों को आगे पीछे करके या उनकी लंबाइयों को आगे पीछे करके जो अपन क्या कर सकते हैं, इतने प्रकार से यूनिट सेलों का निर्माण कर सकते हैं। और उन यूनिट सेलों का नाम इस प्रकार होगा, और उसमें अपन को क्या रखना है, सिर्फ इन एग्जाम्पलों को ध्यान रखना। उन एग्जाम्पलों में से भी सिर्फ पहला घनीय और जे त्रिनाक्ष, इसका CuSO4, ये आप अच्छे से ध्यान रखें, ये इंपोर्टेंट है। NaCl घनीय होगी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ये है, बाकी का आप हल्का हल्का से याद रखें, ऑब्जेक्टों में आएंगे यहाँ से।